चलो और क्वेश्चंस करने ही करते हैं, ठीक है। रिजन्स के साथ ये क्वेश्चन है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। ये प्लस चार्ज यहाँ पे आता है क्या कभी? यहाँ आ सकता है, यहाँ आता है और यहाँ आता है। अपन ने बताया ना ऑर्थो और पैरा पे आता है, मेटा पे कभी नहीं आता। तो अगर मेटा पे आ नहीं रहा है तो एम इफेक्ट लगेगा क्या? मतलब सॉरी CH3 का एम तो बोलते ही नहीं है। देखो एम तो अपन कभी नहीं बोले। CH3 के दो इफेक्ट होते हैं, एच या आई। तो एच लगेगा क्या यहाँ पे? अरे CH3 का या तो एच लगता है या फिर आई, तो एच तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि यहाँ एच लगता ही नहीं है कभी भी, ठीक है। तो आई इफेक्ट से देखूंगा। अब आई इफेक्ट एक CH3 है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ कितने हैं? 2 है, वो दे रहे हैं। यहाँ टोटल 3 हो गई है, ये दे रहे हैं। यहाँ इतने सारे हो गए, तो किसका कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? चौथा। समझ गए? ये आया ना, आई इफेक्ट है इसीलिए वो दे पा रहा है, एम नहीं एच नहीं लग रहा है यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन सब में प्लस है। अब देखो एक स्टेटमेंट लिख लेना, अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो एम इफेक्ट नहीं देखते। समझ गया? अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वहीं फिक्स है, वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है खुद, तो एम इफेक्ट कभी नहीं देखा जाता। क्योंकि देखो जब भी डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो खुद कभी रेजोनेंस में नहीं जाता ना। अगर इस डंडे को इधर करूंगा तो यहाँ 2 कंटिन्यू में आ जाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कभी भी कहीं नहीं जा रहा। तो अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो एम इफेक्ट देखते ही नहीं। फिर कहीं भी लगाओ ग्रुप, ऑर्थो मेटा पैरा, फर्क ही नहीं पड़ता। रेजोनेंस में जाएगा तभी देखते हैं, ठीक है। अगर जा रहा होगा तो फिर कहाँ कहाँ देखते हैं? सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे तो नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे एम इफेक्ट तो नहीं देखेंगे ना, क्योंकि रेजोनेंस है ही नहीं। तो अब बचा कौन सा इफेक्ट? आई इफेक्ट देखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, NO2 खींचता है आई से, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, सब -I से खींच रहे हैं ना। और आई इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता है, तो यहाँ से ज्यादा खींच लेगा, यहाँ से कम खींच पाएगा, ये बहुत कम खींच पाएगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं खींच रहा ना। तो 1 4 3 2 क्लियर। ये वाला प्लस चार्ज लगे। ये भी ऐसे ही है ना, देखो गोला बनाया मतलब यही है, ऐसे होता है ना, गोला बनाया मतलब ये बेंजीन की रिंग है। तो ये फिक्स है ना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसमें भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, मतलब नो रेजोनेंस, मतलब नो एम या फिर एच। क्योंकि CH3 के लिए एम नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोल देते हैं? एच बोल देते हैं। है वो एम एच एक ही बात है, लेकिन बोलेंगे क्या? एच। तो यहाँ प्लस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है क्या? कहीं भी किसी में भी नहीं जा रहा ना। तो अगर प्लस चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो एच इफेक्ट क्यों बोलूंगा मैं? तो इसमें एच इफेक्ट फिर नहीं लगेगा। समझ गए? कौन सा लगेगा? आई इफेक्ट ही लगना है। ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी देता है, ये भी देता है। जितना पास में उतना ज्यादा आसानी से देगा ना, ठीक है। तो ये सपोर्ट कर रहा है बहुत ज्यादा, ये फिर वो ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। तो 2 3 4 और 1। समझ गए सभी? ये अब इधर देखो क्वेश्चन देखते फिर जहां भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के जस्ट पास में कोई लोन पेयर वाला एटम आ जाए, तो पहले वो चीज सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए, बैक बॉन्डिंग वाला पार्ट। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग वाला पार्ट आ सकता है, लेकिन ये इधर भी तो रेजोनेंस में जा रहा है ना। इधर क्या आ जाएगा? बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, और इधर क्या आ जाएगा? रेजोनेंस। तो वो अच्छा ये मत करना है कि ये लोन पेयर इधर चले गया, वो उधर चले जाएगा। एक एटम के अगर 2 लोन पेयर है तो एक ही पार्ट लेता है, दोनों कभी भी पार्ट नहीं लेते हैं। तो वो एक ही लोन पेयर या तो उधर जा सकता है या फिर इधर। तो दोनों साइड में वो कंफ्यूजन में है ना थोड़ा, तो वो वहां ज्यादा दिखेगा मुझे। तो इस प्लस चार्ज को उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि कभी कभी इधर भी तो जाएगा, ठीक है। इस वाले केस में देखना, ये इस साइड रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है, और ये वाला इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा। तो ये प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। तो इसका अगर रेजोनेटिंग में बनाऊं तो वो ऐसे बनेगा ना, ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा
ये डंडा यहाँ आ जाएगा और ये लोन पर यहीं रहेंगे। अब अगर देखूं तो ये यहाँ पे बैक बॉन्डिंग अब हो जाएगी ना, समझ में आया? ठीक है, तो इसमें दोनों एक ही साइड हो रहे हैं, रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग। ये रेजोनेंस भी होगा तो इसी साइड, बैक बॉन्डिंग भी होगा तो इसी साइड, तो इसीलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल है तुम्हारा कंपेयर टू उसमें, जो कि या तो वो इधर जा सकता है इधर, इसमें उसको एक ही साइड जाना है चार्ज को, एक ही साइड रेजोनेंस में भी जा सकता है, एक ही साइड बैक बॉन्डिंग में भी जाएगा, तो वो ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? रेजोनेंस होने के देखो इधर जा रहा है रेजोनेंस, जब रेजोनेंस इसका अगर इसके साथ होता है तो बैक बॉन्डिंग में आ जाएगा, तो वो लोन पेयर किसी न एक ही साइड जा रहा है और उसका फायदा भी, या तो रेजोनेंस हो जाएगा या बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, कुछ तो हो रहा है ना। अब यहाँ वो बट रहा है, उस प्लस चार्ज को उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा अगर इधर चले गया तो, इसीलिए तो इसको एक स्टार कर लेना क्वेश्चन को, ये वाला। ठीक है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास भी होते हैं, तो देखो ये बैक बॉन्डिंग में जाएगा ना, और यहाँ पे ये बैक बॉन्डिंग में जाएगा, तो दोनों में ही बैक बॉन्डिंग आ गई। तो अब मैं कोई दूसरी चीज से देखता हूँ, ठीक है, या फिर बैक बॉन्डिंग किसकी स्ट्रांग है ये देख लूँ। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा, सॉरी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इतनी आसानी से अपने लोन पेयर देगा क्या बैक बॉन्डिंग को? तो ये वीक बैक बॉन्डिंग होगी ना, और ये वाली स्ट्रांग बैक बॉन्डिंग होगी। समझ गए ना क्यों? तो वीक बैक बॉन्डिंग हो रही तो वो इतनी आसानी से नहीं दे रहा उसको, ये आसानी से दे पा रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि प्लस को नेगेटिव होता तो फिर बैक बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव में इसके पास जगह नहीं है ना, नेगेटिव तो फिर इधर आना चाहिए और इसके पास जगह ही नहीं है, तो नेगेटिव वाले में बैक बॉन्डिंग नहीं होती। पॉजिटिव है मतलब जगह खाली तो लोन पर इसका रख सकता है, इसीलिए। ठीक है, ये ना आगे ना वहां तक समझ में सभी को? ये क्वेश्चन प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, ये CH3 लगे हैं। ठीक है, ये प्लस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है ना, तो मैं एक पॉइंट लिख दूं, पॉजिटिव गोज इन रेजोनेंस, सो H इफेक्ट C है ना, रेजोनेंस में जा रहा है तो CH3 है तो H इफेक्ट देखेंगे। अगर वो सीधा यहाँ जुड़ा होता तो H नहीं देखता, फिर I ही देखता, क्योंकि रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा है। समझ में आया ना? अगर रेजोनेंस में जाता है तो ही H या M देखा जाता है, अगर रेजोनेंस में नहीं जाता है तो H या M तो देखा ही नहीं जाएगा। क्लियर है? क्योंकि रेजोनेंस हेडिंग के अंदर ही तो दो चीजें पड़ी थी, मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है तो मीजोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा? तो सिर्फ कौन सा इफेक्ट बचता? आई इफेक्ट आया। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें तो हो रहा है ना, तो इसमें ये क्या कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा है। देखो इसका H भी लगेगा और इसका I भी लगेगा, इसका भी H भी लगेगा और I भी, इसका सिर्फ I। तो ये दोनों H से सपोर्ट कर रहे हैं ना, और H बराबर है दोनों का। अब दोनों के I में से ज्यादा कौन सपोर्ट कर रहा है? पहले वाले का, तो फर्स्ट और फिर थर्ड। फिर ये सिर्फ एक चीज से सपोर्ट कर रहा है और वो वाला तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। अब मैं CH3 की जगह CD3 लगाऊं तो भी ये आंसर, CT3 लगाऊं तो भी यही आंसर। समझ गए? सारे CH3 की जगह CD3 लगा दूं, सेम। सारे CH3 की जगह CT3 लगा दूं, सेम। ये मत बोलना कि एक में ये, एक में ये, एक में ये, वो नहीं होगा, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट में चले जाएगा फिर, क्योंकि तुम पोजीशन भी देखोगे, फिर इन तीनों में भी फिर अपने को पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन H का ज्यादा लगता है, फिर D का, फिर T का, तो वहाँ ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो वो नहीं, या तो तीनों CH3 होंगे, तीनों CD3 या तीनों CT3। ठीक है, ये अगला, इसमें भी रेजोनेंस में जा रहा है ना पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में जा रहा है मतलब क्या, M या H इफेक्ट देखेंगे। CH3 नहीं है तो H थोड़ी देखेंगे, लेकिन माइनस H यहाँ पे, जी CCl3 का माइनस H लगता है ना, और एक और क्या लगता है, माइनस I, लेकिन इसका माइनस I ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, ये नहीं। ठीक है, डोमिनेटिंग क्या होता है, माइनस I। CF3 या CCl3, यही दो ऐसे हैं जो अपने ये, या फिर इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर इधर लग जाए तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन पड़ा था। ठीक है, लेकिन रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भले ही हो रहा है, लेकिन आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखा जाएगा, बात खत्म। तो ये नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, सिर्फ आई इफेक्ट, तो इसका आई ही देखेंगे, ये नहीं देखेंगे। क्लियर है?
ठीक है, तो यहाँ पे आई इफेक्ट से क्या करेगा, खींचेगा ना, माइनस आई और ये भी माइनस आई, तो ये बहुत ज़्यादा खींच लेगा, ये कम खींच पा रहा है, ये और कम खींचेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं खींच रहा ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। समझ गए सभी। अगला है क्वेश्चन, ये क्या है, ये ट्रायंगल बैंड कॉन्जुगेशन। तो ये याद रखोगे, जब भी ये ट्रायंगल आ जाए क्या बोलोगे, अच्छा, और कॉन्जुगेशन होने के लिए जस्ट पास वाले पे प्लस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इस ट्रायंगल पे डायरेक्ट प्लस, वो नहीं माना जाएगा। ट्रायंगल के पास वाले कार्बन पे प्लस, वही बैंड कॉन्जुगेशन है। ऐसा नहीं कि सीधा इस पे प्लस कर दूंगा मैं तो तुम बोलो बैंड कॉन्जुगेशन। यहाँ प्लस लगा होता तो बैंड नहीं होता, इस पे प्लस है तो बैंड है, ठीक है। इसमें बैंड कॉन्जुगेशन है, इसको हाँ डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये वर्ड लिखाना छूट गया था उस दिन, ये वो याद नहीं आ रहा था। बैंड कॉन्जुगेशन है डांसिंग रेजोनेंस। इधर एक बार, यहाँ 2, यहाँ 3, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही होता है ना, क्लियर है। ये अब रेजोनेंस में जा रहा है तो ये प्लस यहाँ आएगा और यहाँ भी तो आता है ना, फिर यहाँ इसमें भी सेम, यहाँ और यहाँ जाएगा, ये हमेशा ऐसे चल के आएगा ना। तो एक बार यहाँ आया तो ट्रायंगल के जस्ट पास में आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बैंड कॉन्जुगेशन। यहाँ पे नो बैंड कॉन्जुगेशन, यहाँ कोई बैंड थोड़ी है, ये तो ट्रायंगल है, वो स्क्वायर है ना, स्क्वायर पे थोड़ी लगता है, सिर्फ इस पे लगता है। तो ज्यादा स्टेबल कौन है, समझ गए सभी, ठीक है। अगला ये सब पे प्लस चार्ज लगा, अगर CH से देखूं तो सब में बराबर का हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है मेरे को, है ना। सब में क्या है, 2 अल्फा, मतलब 2 3 4 अल्फा और, तो अल्फा से तो देख ही नहीं पा रहा मैं। कार्बन भी देखूं आई इफेक्ट से तो सब में 2 कार्बन जुड़े हैं डायरेक्टली, तो वो चीज भी वहीं रुक गई। अब क्या देखता हूं मैं, रिंग पे अगर कभी भी डायरेक्टली चार्ज आ रहा है तो जितनी बड़ी रिंग उतना ज्यादा स्टेबल होता है वो। छोटी रिंग पे चार्ज आ जाता है तो रिंग के टूटने के चांस ज्यादा है। यहाँ क्या लिखोगे, स्मॉलर रिंग इज अनस्टेबल, है ना, अनस्टेबल विद एनी चार्ज। जितनी छोटी रिंग कोई भी चार्ज के साथ वो अनस्टेबल, तो ज्यादा बड़ी रिंग पे चार्ज स्टेबल होगा ना, इसीलिए। समझ गए सभी, ठीक। अगला है, इसमें रिंग पे है क्या चार्ज, ऊपर लगे ना सब में। अब उसके हिसाब से सब में हाइपर भी देखूंगा तो 1 1 1 ही है, 1 अल्फा और 1 अल्फा, ठीक है। लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग दिख रहा है क्या, ये इसमें बैंड कॉन्जुगेशन भी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, 4th। फिर रिंग के हिसाब से देख लेंगे, 1 2 और 3, बड़ी रिंग ज्यादा स्टेबल, फिर छोटी। ये मत बोलना बहुत छोटी रिंग में बैंड कॉन्जुगेशन हो गया उसमें, इसीलिए वो, ठीक है। ये 3 ट्रायंगल में लगेगा वो, 4th में नहीं, इसीलिए, वरना यहाँ भी तो लग जाता, ठीक है। ये दोनों, ये कौन से वाले, ब्रिज कार्बन वाले है ना, तो इसमें ज्यादा ब्रिज क्या कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन है, इसमें 2 ब्रिज कार्बन है। इसमें कितने, 2 ब्रिज कार्बन, इसमें 1 ब्रिज कार्बन। जितने ज्यादा, देखो यार, अगर ब्रिज कार्बन वाली चीजें इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करती है, अपन पढ़ते हैं, है ना, स्ट्रेन या टेंशन आता है, तो इसमें जितने ज्यादा ऐसे कार्बन बढ़ते जाएंगे वो टेंशन कम होते जाएगा ना। ऐसा मान लो इस कोने और इस कोने को मैंने एक तार से यहाँ जोड़ रखा है, इसमें मैं वही कर रहा हूँ कि 2 तार निकाले, लेकिन उन 2 को भी आपस में मैं तीसरे तार से जोड़ रहा हूँ। अगर मान लो बीच में और एक और तीसरे तार से उन दोनों को भी जोड़ता तो चीजें उतनी लूज होती जाएगी ना। यहाँ सिर्फ 2 तार से जोड़ा तो बहुत टाइट रहेगी वो चीजें, ये रिंग के बेंड होने या टूटने के चांस ज्यादा है। यहाँ 2 तार यहाँ से निकाले, फिर उन दोनों तारों को जोड़ रहा हूँ, समझ गया ना। जैसे अपन कोई छोटी छोटी चीजें जोड़ते जाते हैं तो ये कम टेंशन प्रोड्यूस करेगी ना, रिंग को इतना नहीं मोड़ने देगा, क्योंकि ये बीच का तार आ गया तो रिंग थोड़ी ना मुड़ेगी। यहाँ बीच का तार नहीं और इन दोनों को खींच के मैं जोड़ूं तो ज्यादा टेंशन, तो ज्यादा स्टेबल कौन सी रिंग रहेगी, सेकंड, समझ गए, बिकॉज लेस टेंशन लेस स्ट्रेन, ऐसा लिख लो।
क्लियर है? अगला है, ये ऑर्डर है ना, तुम लोग सीधा याद करो, ठीक है। अपन बोलते हैं बैंड कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा स्टेबल, तो ठीक है, ये बैंड कॉन्जुगेशन से स्टेबल, ये एरोमेटिसिटी से दिख रहा है ना, तीन बॉन्ड है ना, तो एरोमेटिसिटी से। ये कहीं से? बैंड कॉन्जुगेशन से। तो बैंड कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा तीन वाले की जस्ट बात कौन सी? एरोमेटिसिटी, ये वाली एरोमेटिसिटी आ जाएगी या कोई सी भी। उसके बाद अगर पूछो तो 3 फिनाइल वाले, ठीक है, 3 रिंग वाले ना, 3 रिंग वाला। उसके बाद फिर 2 बैंड कॉन्जुगेशन है, तो 3 बैंड कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी और 3 रिंग, हाईली तो यही है। फिर इसके बाद फिर इसको ही उठाऊंगा ना पहले में, तो पहले इसको उठाया, फिर एरोमेटिसिटी तो सारी यहीं पे आ जाएगी जितनी भी एरोमेटिसिटी होगी, और रिंग वाला पार्ट फिर आ जाएगा। मतलब ऐसे देखो ना, 1 2 3, फिर 1 का दूसरा पार्ट, 2 का तो कोई पार्ट वार्ट थोड़ी है कि एरोमेटिसिटी 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं होता है। एरोमेटिसिटी मतलब एरोमेटिसिटी होता है। फिर इसका दूसरा पार्ट अपन ने यहाँ रख दिया, समझ गए? 1 2 3, फिर 1 का दूसरा पार्ट, 2 का कोई पार्ट नहीं होता तो 3 का दूसरा पार्ट, ये और ये। क्लियर है? ये अगला 3, मतलब ये 9 अल्फा है ना, इसमें 9 अल्फा ज्यादा स्टेबल होते हैं बजाय एक रिंग के, है ना। ये ऑर्डर में लिखा ही था अपन ने, ये वाला एफएच पे भले ही लोन पेयर है और इस पे भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर इधर कब जाते हैं? जब प्लस होता है। लेकिन अगर इधर माइनस है तो सामने वाले के पास क्या होना चाहिए? जगह होनी चाहिए, मतलब वेकेंट डी। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा उसके कंपेयर में। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना सबको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? नहीं क्या चल रहा है, यही चल रहा है सब। कोई ना, पढ़ते हैं यार अच्छे से। चलो ये याद रखोगे सब लोग, बैक बॉन्डिंग, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर आई इफेक्ट। मोस्ट कॉमन तो यही आ रहा है ना, बैंड तो बहुत कम जगह आया है, एरोमेटिसिटी भी बहुत कम जगह आती है, और आती तो साफ दिख जाती है। तो बचे हुए बैंड, एरोमेटिसिटी, वरना ये 3 सबसे ज्यादा कॉमन आते हैं अपने को, रेजोनेंस या एम इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और आई, ये 3 सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ये 2 कभी कभी आ रहे हैं, और इनमें से पूछो तो बैंड वाला ज्यादा हो जाता है एरोमेटिसिटी से, ठीक है। ये क्वेश्चन सल्फर पे लोन पेयर, ऑक्सीजन पे, तो लोन पेयर उधर थोड़ी ना जाएगा क्योंकि वहां जगह थोड़ी है, ये इधर आएगा ना, तो ये यहाँ से इधर आ सकता है ना। बैंड कॉन्जुगेशन, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, या इसको क्या बोलूँगा, वेकेंट डी, ये बोलना ज्यादा सही है, वेकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है, उससे ज्यादा स्टेबल है। ये 3 माइनस है, ये माइनस रेजोनेंस में जा रहा है क्या? तो यहाँ पहले लिख लूं, नेगेटिव नॉट गोइंग इन, सो नो एम इफेक्ट। समझ गया ना, रेजोनेंस में जाता तो ही एम या एच देखा जाता है, रेजोनेंस में नहीं जा रहा तो एम या एच देखेंगे ही नहीं, तो बचा कौन सा इफेक्ट? आई इफेक्ट देखेंगे बस। तो ये आई इफेक्ट से क्या करता है? खींचता है, ये भी आई इफेक्ट से खींचता है और ये भी आई इफेक्ट से खींचता है। जो सबसे पास हो ज्यादा खींच लेगा ना, तो माइनस चार्ज वहां से बहुत ज्यादा कम हो गया, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा, फिर ये फिर वो। क्लियर? अगला तीनों पे माइनस, यहां भी जा रहा है क्या नेगेटिव रेजोनेंस में? तो नेगेटिव नॉट इन रेजोनेंस, सो नो एच इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन भी थोड़ी ना लगता है, मिथाइल दिख गया मतलब हाइपर, वैसे भी नेगेटिव में हाइपर कॉन्जुगेशन लगता ही नहीं है। नॉर्मली भी अगर नेगेटिव नहीं भी होता और ऊपर भी होता तो भी नहीं लगता, रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है तो और भी नहीं लगेगा। क्लियर है? या फिर सीधा इसकी जगह बजाय ये भी लिख सकता हूं कि नेगेटिव चार्ज मीन्स नो हाइपर कॉन्जुगेशन, डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ ना मैं, नेगेटिव चार्ज दिख गया तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा ही नहीं। और एक बात ये भी बोल सकता हूँ कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है तो भी नहीं लगेगा। ठीक है, दोनों लिख दिया पॉइंट। अब बचा कौन सा इफेक्ट? आई इफेक्ट। ये आई इफेक्ट से देगा इलेक्ट्रॉन प्लस आई, ये भी देगा और ये भी देगा, तो ये तो और बढ़ा रहा है ना बहुत ज्यादा माइनस को, तो अनस्टेबल कर रहा है। ये कम बढ़ाएगा तो कम, ये बहुत कम बढ़ाएगा तो नेगेटिव सबसे कम इसमें रहेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर ऑर्डर? ये अगला क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है ना कुछ? क्या देखो, ये नेगेटिव इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, वो ठीक है,
लेकिन इसमें कोई ना कहीं एरोमेटिसिटी वाला पार्ट दिख रहा है ना मेरे को। जैसे चलो अगर ये इधर बोलूँ तो इसके रेजोनेटिंग कितने बनेंगे, दो, एक तो ये खुद और एक ये। इसमें या तो इधर जा सकता है या इधर, तो एक ये खुद और इधर जाएगा तो दो, तो बराबर ही हुआ ना। तो रेजोनेंस से तो नहीं देख पाऊंगा मैं कि इधर जा रहा इधर जा रहा। तो अब सेकंड चीज का एरोमेटिसिटी वाला इससे भी प्रायोरिटी पे आता है ना, और वो दिख रहा है मुझे कि इसमें कितने आ जाएंगे, 3। तो एरोमेटिसिटी फिर रेजोनेंस, फिर ये तो कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं का मतलब 1 2 3 4, और नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव है तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा नहीं, तो सिर्फ आई इफेक्ट क्या करता है, उसको तो और बढ़ाता है ना। तो ये और उसमें आई इफेक्ट देखेंगे है ना, इसमें ये नो हाइपर कॉन्जुगेशन बिकॉज नेगेटिव, ठीक है। सो प्लस आई, बस ये कार्बन के प्लस आई लगेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो और बढ़ा रहे हैं ना उसको, तो अनस्टेबल कर रहे हैं। यहाँ रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है 1 2 3। ये CCl3 CF3, साफ पता है मुझे कि CCl3 में वैकेंट डी होता है और 3 वैकेंट डी है, हाँ 3 वैकेंट डी रेजोनेंस वाले हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा CF3 से। ये लास्ट के दो, मैं भी थक गया बोल बोल के, लेकिन ये स्टेबिलिटी के तो कराऊंगा आज सारे, है ना, ताकि कल एफिडिक के करेंगे, परसों बेसिक के करेंगे और ये यूनिट खत्म। फिर बची हुई ऑर्गेनिक भी कर लेंगे आराम से। तुम तो बस पुराना रिवाइज करते जाओ, ठीक है, ताकि ये नहीं हो कि जिस दिन खत्म हो सिलेबस अगर लेट भी खत्म होता है तो ये नहीं बोलो कि सर हमारा तो अब सिलेबस, अब रिवीजन कैसे करें अभी, तो ये ठीक है। देखो एरोमेटिसिटी वाली चीज दिख रही है क्या किसी में, नहीं, क्योंकि तीनों में ही sp3 एक दिख रहे हैं, एक sp3, इसमें भी एक sp3 दिख गया, इसमें भी एक sp3 दिख गया, तो एरोमेटिक तो तीनों ही नहीं है, तो बचे हुए रेजोनेंस वाली चीज है। इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ये खुद और एक ये डंडा, इसमें भी 2 ही बनेंगे, इसमें 3, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला तो ज्यादा ही है इन दोनों से। अब इन दोनों में कैसे सिलेक्ट करेंगे, कौन सा वाला बेटा, नहीं, क्योंकि sp3 है ना, तो सारे ही नॉन वाले हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में कैसे सिलेक्ट करूं मैं, देखो रेजोनेटिंग तो दोनों के बराबर हो गए। रेजोनेटिंग के बाद अगला कौन सा इफेक्ट ऐसा थोड़ा दिखता है मुझे लगने जैसा, अच्छा ऐसा तो लग नहीं रहा है, उससे ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से, है ना। ठीक है, देखो H लगेगा नहीं क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो बचा क्या आई इफेक्ट। अब आई इफेक्ट इधर से, तो ये तो हटा दो, चलो ठीक है, ये तो यहाँ से और इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो अनस्टेबल कर रहा है। यहाँ दोनों ही कार्बन कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इस नेगेटिव को खींचेंगे ना, तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये और फिर ये वाला। समझ गए, कोई डाउट किसी को, नहीं, ये वाला। अब इसमें देखते हैं क्यों पहले आएगा, क्योंकि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनमें दोनों में 2 2 से 2 2 हो गया, तो फिर कुछ और चीज देखी मैंने, ठीक है। ये वाला आप देखो, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा, इसमें रेजोनेंस होगा क्या, नहीं, क्योंकि 2 छोड़ के हैं, इसमें होगा, हाँ, तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो सबसे ज्यादा तो यही आ जाएगा। अब इन दोनों में देखना है मुझे, तो रेजोनेंस तो दोनों में नहीं हो रहा, तो अब कोई दूसरा H भी नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव है, तो आई इफेक्ट वाली चीजें आती है। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और ये तो CH3 तो आई इफेक्ट से देंगे, ये क्या करेगा प्लस आई, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब माइनस आई, तो ये उस माइनस को खींचेगा ना, तो कम कर रहा है तो स्टेबल, ये तो और बढ़ा रहा है उस माइनस को, तो ये सबसे अनस्टेबल, तो ये ऑर्डर ऐसा रहेगा अपना। समझ गए सभी, ठीक है। नेक्स्ट और क्वेश्चन है इसके, 1 या 2 बोर्ड और बचे हैं, वो करके अपन स्टेबिलिटी वाला पार्ट खत्म करते हैं, ठीक है। तुमको लग रहा होगा ज्यादा है, लेकिन इसमें सुनो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन भी इंक्लूड था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन भी इंक्लूड था, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल भी इंक्लूड था, इसीलिए इतने क्वेश्चन हुए हैं, वरना मैं तीनों के अलग अलग कराता तो तुमको कम लगते हैं। ओहो, बीच में करें अपन ने, सब मिक्स में किए हैं, नहीं बट अपन ने अभी तक सब मिक्स में किए हैं, कैटायन एनायन और फ्री रेडिकल तीनों बीच बीच में, ठीक है, वो भी सारे इफेक्ट लगाते हुए,
कहीं कुछ कहीं कुछ, तो स्टेबिलिटी के और क्वेश्चंस करो। चलो, और ये आखिरी बोर्ड है, इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। ठीक है, इधर ये डब्बा देख के कुछ सीधा समझ में आ रहा है? देखो, डब्बा दिख जाए तो पहले एरोमेटिसिटी कोशिश कर लेना, दिख रहा है कि नहीं उस चीज से। ठीक है, ये वाला एरोमेटिक है कि नहीं? नहीं, एंटी एरोमेटिक है। ये वाला नॉन एरोमेटिक है। तो एंटी और नॉन में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? नॉन। ये वाला, ठीक है, माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज बना हुआ है और इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? किस साइड ये नेगेटिव ज्यादा आसानी से जाएगा? क्योंकि इस पे वैकेंडी वाला भी है। ठीक है, ये इन दोनों में O माइनस और F माइनस, रेजोनेंस वाला पार्ट तो वो तो सब में सेम ही है दोनों में। ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं। तो O और F अपने को पता है ना, ये ऐसे आता है। और टॉप से बॉटम में क्या देखते हैं? साइज वाला फैक्टर। जितना ज्यादा बड़ा साइज उस पर नेगेटिव स्टेबल, तो यहाँ ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ कम हो गया ना नेगेटिव, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ये अब तो दोनों आ गए। अब रिंग वाले पार्ट से देखना है, नीचे क्या है? फ्लोरीन, यहाँ क्या है? क्लोरीन। अब मुझे अगर आई इफेक्ट देखना हो ना, तो आई इफेक्ट मतलब क्या होता है? खींचना। तो फ्लोरीन ज्यादा खींचता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन अगर एम इफेक्ट देखूं, मतलब लोन पेयर देना, तो लोन पेयर कौन आसानी से दे देगा? एफ और सीएल में मेरे को डिसाइड करना हो कि फाइनल ऑर्डर क्या होगा। तो फाइनल ऑर्डर मैंने तुम लोगों को लिखवाया था, याद है? फाइनल ऑर्डर क्या होगा? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और क्लोरीन। और किसका? खींचने का, है ना, मतलब अट्रैक्शन वाला, क्योंकि इसका डोमिनेटिंग यही होता है ना, खींचने वाला। तो सबसे ज्यादा कौन अच्छे से खींच सकता है? आई, फिर Br, फिर Cl, फिर F। तो Cl वाला ज्यादा आसानी से खींचेगा F के कंपेयर में, तो ये ज्यादा आसानी से खींचेगा, तो ज्यादा अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो नेगेटिव यहाँ आता भी है, तो यहाँ से जब यहाँ पे आएगा है, तो यहाँ पे अपना वेकेंट डी वाला भी आ जाएगा, वेकेंट डी रेजोनेंस वाला, है ना। और यहाँ पे वेकेंट डी जैसा कुछ आ ही नहीं पाएगा ना, समझ गए चीज? तो आई और एम वाले से अगर देखा तो फाइनल ऑर्डर के हिसाब से भी क्लोरीन नहीं ज्यादा खींच पाता है उस माइनस को। और क्यों ज्यादा खींच पा रहा है? रीजन बोलो तो वैकेंट डी, तो वो ज्यादा प्रायोरिटी में। ठीक है, ये अगला। चलो, यहाँ पे ये इधर जाएगा, तो ये वैकेंट डी वाला रेजोनेंस हो गया ना, या बैक बॉन्डिंग जिसको तुम बोलते हो। ठीक है, ये वाला यहाँ पे होगा क्या ऐसा कुछ? नहीं। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट बचा? एम भी नहीं लगेगा क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ऐसा कुछ। तो कौन सा बचा? आई। आई इससे क्या करेगा? खींचेगा। ठीक है, यहाँ पे ये तो रेजोनेंस हो गया ना, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? वेकेंट डी। फिर ये माइनस आई से खींच रहा है ना, और वो रेजोनेंस वाला, तो रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है। देन सेकंड, समझ गए? ठीक है, ये प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, प्लस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है और यहाँ पे आ जाएगा ना प्लस चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज यहाँ आ गया। और CH3 वाली चीजें जब भी आ जाए अपन क्या देखते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, H इफेक्ट देखेंगे ना, क्योंकि ये प्लस रेजोनेंस में है। तो H इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है? मैंने बोला था H, फिर T, फिर D, और I बोलूं तो DTH था, याद आया? H से H याद रखने को बोला था मैंने तुमको कि H वाले में H ज्यादा, फिर T, फिर D करना। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा ये कर पाएगा ना, फिर ये, फिर वो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कर रहा है? ये वाला। अच्छा, CTD, सॉरी, ये ड्यूटेरियम और ट्रिशियम है ना, और यहाँ भी उल्टा लिखा है वो। तो प्रोटियम सबसे ज्यादा, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्रिशियम। ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम ऐसे ऑर्डर होता है। ठीक है, अब ये तीनों पे प्लस लगा है। यहाँ पे वो रेजोनेंस में तो जा रहा है, लेकिन वो प्लस सिर्फ कहाँ आता है? यहाँ और यहाँ आता है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली पे नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली पे नहीं आ रहा तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखूं आ गया नहीं। तो यहाँ पे नो हाइपर कॉन्जुगेशन, ओनली आई इफेक्ट। ठीक है, अब आई का अगर ऑर्डर लिखना हो मेरे को आई इफेक्ट के हिसाब से, तो आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है इनमें? ट्रिशियम, ड्यूटेरियम और फिर प्रोटियम।
यही होता है आई का, ये तो एच का होता है। यहाँ पे सिर्फ आई लग रहा है, ये लो, ठीक है, तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं आई इफेक्ट से। लेकिन सबसे ज्यादा कौन दे सकता है? ट्रीशियम वाला। ट्रीशियम वाला अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कर रहा है। ओके ठीक है, फिर ड्यूटेरियम वाला कर रहा है, फिर पहला वाला कर रहा है। अच्छा इसीलिए ये आ गया, नहीं तेरा रीजन कुछ फालतू का था, मैं एरो की वजह से गलत था। अभी मैंने भी ये बोला तो मैंने बता क्या सोचा था बता दिए थे सर, मैंने इसको यहाँ पे दे रहा है ना, हाँ सर और वो भी दे रहा है। हाँ। ये मैं बोली थी, आपने बोला नहीं, जो मैंने लिखा वही सही है। अब तो एरो मुझे ध्यान नहीं रहा एकदम कि गलत हो गया, ठीक है ना, मशीन थोड़ी हूँ। हाँ हो जाती है गलतियाँ, इतने क्वेश्चन करने के बाद मेरा दिमाग भी बंद हो जाता है आखिरी तक आते आते, ठीक है। हाँ चलो, CH3 इलेक्ट्रॉन देता है हमेशा, तो तीनों के एरो उधर ही जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन देगा आई के हिसाब से? T, फिर D, फिर H। यहाँ पे भी देता है लेकिन सबसे ज्यादा कौन देगा? H, फिर D, फिर T, ये ठीक है। चलो कोई बात नहीं। ये वाला 0 अल्फा 0 अल्फा, तो अब कौन सा इफेक्ट लगाऊंगा? बचा कौन सा? आई, ठीक है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन तो दोनों में 0 हो गया ना। तो यहाँ पे आई इफेक्ट कौन ज्यादा लगाता है, ये कि ये? आई इफेक्ट कौन ज्यादा लगाता है? ट्रीशियम, ड्यूटेरियम और फिर प्रोटियम। तो ये ज्यादा लगाता है ना एच के कंपेयर में। तो ये अगर ज्यादा आई इफेक्ट लगा रहा है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको स्टेबल कर रहा है, तो ये क्लियर है। ये प्लस से डायरेक्टली जुड़ा है, प्लस से डायरेक्टली, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे? एच इफेक्ट। इसमें क्या देखेंगे? आई इफेक्ट। एच भी देखा है लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। यहाँ पे एच देखेंगे प्रायोरिटी में कितने, इसमें भी अल्फा अल्फा तो सब में बराबर है, 9 अल्फा इसमें भी है और 9 अल्फा इसमें भी है। लेकिन एच इफेक्ट में अगर बोला तो एच ज्यादा करता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और फिर ट्रीशियम। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता कौन है? एच वाला, फिर डी वाला देता है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो ज्यादा स्टेबल कर रहा है, समझ गए। ये है कैसा? सी एच, एच और एच ऐसा है ना, और सेम उधर। तो एच क्या करता है हमेशा? आई के हिसाब से देखूंगा ना, इसमें एच तो नहीं आएगा। पे देखो यहाँ पे एच लगेगा क्या? नहीं ना, तो एच इफेक्ट तो नहीं लग रहा, तो क्या बचा? आई इफेक्ट। आई इफेक्ट लग रहा है तो आई किसका ज्यादा लगता है, एच का कि डी का? डी का ज्यादा लगता है तो वो ज्यादा स्टेबल करेगा, क्लियर है। ये अब दोनों, अब जहां भी डबल रिंग डबल बॉन्ड वाला आ गया तो अपन हाइपर कॉन्जुगेशन डबल रिंग में देखते हैं ना। डबल रिंग में अपन ने बोला है कि या तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नहीं, लोन पेयर फ्री रेडिकल है, डबल बॉन्ड आया तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। तो इसके 2 अल्फा यहाँ पे, 2 अल्फा यहाँ पे, इसमें 2 अल्फा यहाँ पे और 2 अल्फा यहाँ पे, तो अल्फा तो दोनों में 4-4 हो गए। अब क्या पॉसिबिलिटी है? रिंग की स्ट्रेन से देखूंगा मैं, जितनी बड़ी रिंग उतना ज्यादा स्टेबल, इसीलिए इसमें क्या बोलूँगा? लेस स्ट्रेन, इसमें मोर स्ट्रेन। जितनी छोटी रिंग उसमें डबल बॉन्ड उतना ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, और जितनी बड़ी रिंग उतनी आसानी से डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये इसमें कितने अल्फा साफ दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड आ गया तो क्या देखूंगा पहले? अल्फा, 4 अल्फा है, 2 ए और 2 ए। इसमें कितने? 3 3 6 7 8 9 10। इसमें वहां तो कुछ नहीं है, यहां से 2 3 4, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सेकंड। तो इसका अगर लिखना हो तो मेरे को सेकंड सबसे ज्यादा। अब दोनों में 4-4 है, अगर ये सेम होगा तो मैंने क्या बोला था? डबल बॉन्ड रिंग के अंदर ज्यादा स्टेबल होता है बजाय बाहर, तो फर्स्ट और फिर थर्ड, क्लियर सभी को। अब ये इसमें भी वैसे ही देखेंगे, डबल बॉन्ड के अल्फा कितने? 3 3 6 7 8 9 10। इसमें कितने? 2 3 और 4 5, यही है ना। इसमें कितने? 1 2 3, ज्यादा स्टेबल कौन? ये, फिर ये, फिर ये, समझ गए, ठीक है। अब फिफ्थ वाला ज्यादा स्टेबल होता है कि ट्रांस? अगर क्योंकि देखो अल्फा तो दोनों में ही सेम है, 3 अल्फा है, 6 अल्फा इसमें भी है और 6 अल्फा इसमें भी है। अब फिफ्थ ट्रांस के हिसाब से अगर मेरे को देखना है तो मैंने बताया था, अगर ये CH3 इधर इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहा है, ये इधर, तो नेट इनका कट जाएगा ना,
नेट एकदम जीरो जा रहा है, इसका नेट क्या आएगा, जीरो। और इसमें नेट कुछ ना कुछ आएगा चार्ज का, तो कुछ चार्ज आ रहा है, इसका दे, ये जैसे इधर धक्का दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का दे रहा है, तो नेट यहाँ आएगा ना कुछ चार्ज। तो नेट इसमें अगर कुछ आ रहा है और चार्ज इकट्ठा हो रहा है बीच में, तो ये स्टेबल थोड़ी होगा। स्टेबल कौन होगा, जब बिल्कुल चार्ज नहीं है, तो ये वाला पद है स्टेबल। आया? ये लास्ट क्वेश्चन बेटा, इधर ये रिंग भी एरोमेटिक है, रिंग देख के समझ में आ रहा है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी रिंग देख के समझ में आ रहा है कि दोनों एरोमेटिक है। अब दोनों ही एरोमेटिक है तो मैं ये बोलूँ ना, बड़ी वाली रिंग ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि स्ट्रेन कम होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल। या फिर लिख लेना है लेस स्ट्रेन या मोर स्ट्रेन, वो तो दोनों में ही है ना। एरोमेटिक है, रेजोनेंस आया तो उससे देखो, उसमें कितने रेजोनेटिंग बनेंगे, 3, उसके इसके 4। आया तो उससे देखो यार, लेफ्ट स्ट्रेन मोर स्ट्रेन। रेजोनेटिंग भी लिखना हो तो 1 2, नहीं यार रेजोनेटिंग नहीं जाएगा वो। रेजोनेटिंग कैसे, देखो अगर ये डंडा यहाँ आता भी है तो वो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, हाँ ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसके, लिख लेना नीचे। और इसमें क्या लिखोगे, 3 बनते हैं इसके, याद है? एक बार ये चार्ज यहाँ आता है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तीनों जगह चार्ज आता है, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सारी चीजें लिख लेना। क्लियर है इतना सभी को? और जो तू बोल रहा था तो उसका ये ऐसे देख लेते हैं। देखो अपन आई इफेक्ट में किसका ज्यादा होता है, ट्रिशियम, फिर ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन। तो इसको ये बोल सकते हो कि साइज का जो ऑर्डर होता है ना, वो ट्रिशियम का ज्यादा है, ड्यूटेरियम का ज्यादा है, हाइड्रोजन का। और साइज का ऑर्डर इसका क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में इसके पास 2 प्रोटॉन है, इसके पास 1 प्रोटॉन है, इसके पास एक भी प्रोटॉन नहीं है, मतलब 0 है, सॉरी, ठीक है, एक भी नहीं है, ठीक है, 1 है और इसके पास 2 है। और प्रोटॉन कितने हैं दोनों तीनों के पास, 1। तो साइज इसका कंपैरेटिव इस रीजन से बड़ा है ना, और यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ है तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं रख पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को आराम से क्या करेगा, धक्का देगा। तो ट्रिशियम सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को धक्का देने की चांस, क्योंकि इसके पास कम जगह है, जगह क्योंकि भीड़ भाड़ हो गई ना, तो जगह नहीं है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है यहाँ पे। ये इस फैक्टर मान सकते। लेकिन एच इफेक्ट में फिर वहाँ सारा कॉन्सेप्ट वहाँ कैसे देखोगे, वहाँ एच ज्यादा हो गया, इसीलिए। तो 5 वाला हटा दो है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम तो बस ये चीज याद रखना कि 5 वाला है, बस इतना होता है, इसकी वजह से रीजन क्या जा रहा है, हटाओ। आई इफेक्ट TDH, एच इफेक्ट HDT, बात खत्म। क्लियर है सभी को? चलो अब सारे इधर देखो, यहाँ पे तुम्हारे स्टेबिलिटी के ऑर्डर खत्म होते हैं। मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन हो गए 90-95 के आसपास। इतने क्वेश्चन भी अगर तुमने रिपीट कर लिया ना, तो तुमको सारे मतलब बुक के क्वेश्चन बन जाएंगे आसानी से, ठीक है। अब कल अपन पढ़ेंगे एसिडिक के ऑर्डर और परसों पढ़ेंगे बेसिक के ऑर्डर। ये 3 पढ़ के फिर तुम अच्छे से क्वेश्चन लगा लेना, कहीं के भी सारे बन जाएंगे तुमसे। क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो कल अपन ने बहुत सारे मतलब एग्जांपल प्रैक्टिस कर लिए अभी 2 दिन से, किस चीज़ के, स्टेबिलिटी के। सारी स्टेबिलिटी उसमें एक साथ मिक्स पढ़ा दी थी मैंने। फ्री रेडिकल की भी थे उसमें, फिर कैटायन भी थे, एनायन भी थे, उसमें कुछ रेजोनेंस वाले एनायन भी थे, बिना रेजोनेंस वाले एनायन, बिना रेजोनेंस वाले कैटायन, रेजोनेंस वाले कैटायन। फिर सारे इफेक्ट भी एक साथ लगा के देख लिए थे। इंडक्टिव भी लग रहा था, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, फिर और कौन सा अपना मेसोमेरिक एम इफेक्ट, फिर बैक बॉन्डिंग लग गया बहुत जगह बैंड कॉन्जुगेशन लगा, ठीक है, वेकेंट डी वाला लगा। तो सारे अपन ने केसेस एक साथ मिक्स करके देख लिए थे। और एरोमेटिसिटी ये भी लगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, ठीक है। लेकिन ये जितना भी अभी मैंने लिखा है, ये कहीं कहीं के कुछ छोटे छोटे पार्ट अपने मिस हो गए थे, ठीक है। तो ये भी एक बार लिख लेते हैं ताकि कुछ भी अपना छूटे ना, कि पता चला इतना सारा पढ़ा और इनमें से कुछ आ गया तो मतलब नहीं रहेगा पढ़ने का, तो सारे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, अपन ने कल पढ़ते टाइम देखा था कि जब भी ये ऐसे वाले आए रिंग वाले केसेस, तो उनमें वेकेंट डी अपन नहीं लगा रहे थे। अगर जब तक वो डायरेक्टली प्लस या माइनस चार्ज कनेक्टेड ना हो तब तक वेकेंट डी नहीं लगाते, जब डायरेक्टली ना हो। यहाँ पे तो रेजोनेंस में घूमता रहता है वो, तो इसीलिए यहाँ पे कभी भी ना तो Cl वाले केस में कि तुम इसमें कोई चार्ज कहीं लगा और बोलो, इसमें और इसमें, इनमें वेकेंट डी कभी नहीं लगाते हो,
ठीक है। और ये हेलोजन से क्लोरीन और फ्लोरीन, तो इनका आई इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। तो नो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, नो एम इफेक्ट, ओनली माइनस आई इफेक्ट। याद रखोगे इन केसेस में क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट। बेटा इधर देख लो सारे, ठीक है। चलो ब्रेड्स रूल अपना स्टेबिलिटी बताता है ना, रिंग में स्ट्रेन वाली चीजें, कि रिंग में कितना स्ट्रेन पड़ेगा, कम स्ट्रेन ज्यादा स्ट्रेन। तो ब्रेड्स रूल क्या बोलता है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रिंग होती है, तो ये वाला अभी 6 कार्बन की रिंग है ना, 6-7, अरे ये मेन वाले रिंग ऐसा 6 की है, ठीक है। तो ये बीच वाला जो ये अपना बीच में अपन ने एक्स्ट्रा डंडा लगाया है, तो ये वाला कार्बन अभी कैसा है, अगर sp3 है, 3 है, ठीक है, sp3 है। यहाँ पे अगर मैं कभी भी ये वाला डंडा अगर लगाता हूँ तो मैं बोलता हूँ ना रिंग टूट जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर ये डंडा लगा दिया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अगर ये लगा देता हूँ मान लो, तो कैसा हो जाएगा है, और ये अनस्टेबल है ना, मैंने बोला था इसके यहाँ कभी भी डंडा ऐसे लगेगा नहीं आसानी से, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसको और स्ट्रेन प्रोवाइड करेगा, ज्यादा रिंग खिंचाएगी बाहर या अंदर। sp3 था तो उसका एंगल कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट। अगर वो sp2 हो गया तो एंगल कितना हो जाएगा, 120। तो वो रिंग को 109 से 120 बहुत ज्यादा खींच देगा, तो रिंग के टूटने के चांस ज्यादा है। कब तक, जब तक ये कार्बन 6 है। अगर ये रिंग बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी कितनी, मिनिमम 8 कार्बन, अगर रिंग 8 कार्बन की है तो उसके बाद फिर sp2 आ भी जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ब्रेड्स, हाँ नहीं, sp2 में 109 डिग्री होता है, और किन किन को लग रहा है sp2 में 109 डिग्री होता है। sp2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या, अरे हाइब्रिडाइजेशन क्या, वो शेप ज्योमेट्री क्या, ट्राइंगल में कितने का एंगल होता है, 120, ठीक है। तो अगर देखा भी जाए तो इसमें कितना होता है, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट, इस वाले में कितना होगा 120 डिग्री। तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेन ज्यादा लगेगा, एंगल का जितना गैप उतना ज्यादा स्ट्रेन। अब वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, दोनों साइड। अगर मान लो ऐसा है, ऐसे होता तो भी स्ट्रेन ज्यादा पड़ता, ऐसे से ऐसे होता तो भी स्ट्रेन ज्यादा पड़ता। तो यहाँ पे ऐसे से ज्यादा ऐसे हो रहा है तो स्ट्रेन ज्यादा लग रहा है। तो वही बोलता है कि एट ब्रिज हेडेड कार्बन, ये ब्रिज वाले कार्बन पे पॉजिटिव इज नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ पे पॉजिटिव तब तक नहीं आ सकता, ये भी सही है, पॉजिटिव इज नॉट एक्सेप्टेड टिल द टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द रिंग इज 8 रिंग का आएगा तभी जाके वो पॉजिटिव और स्टेबल हो पाएगा, वरना नहीं। क्योंकि पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा, अभी तो ये ऐसा है, ऐसा नहीं होगा। अगर ये ऐसा हो मान लो तो ये रिंग कब स्टेबल होगी, जैसे ये पॉजिटिव, तो ये अभी अनस्टेबल है। अगर ये रिंग 8 कार्बन की हो जाएगी तब जाके वो पॉजिटिव या sp2 वहां पे स्टेबल हो पाएगा। अभी sp2 है ना, ठीक है सर, sp2, तो ये sp2 अभी स्टेबल नहीं है यहाँ। वो sp2 स्टेबल कब होगा, जब ये रिंग कितने की हो जाएगी, 8 कार्बन की मिनिमम, तब जाके। तो ये एक चीज याद रखना ब्रेड्स रूल में कि स्टेबल होता है, लेकिन कब, जब 8 कार्बन की रिंग होती है तब जाके वो पॉजिटिव स्टेबल होता है, वरना पॉजिटिव नेगेटिव सब क्या होगा यहाँ पे, अनस्टेबल ही रहता है। अब ये एक चीज अपन नॉर्मल पढ़ते हैं कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन। साइक्लिक कॉन्जुगेशन मतलब वही कि रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा होगा कुछ भी, जैसे मान लो ये यहाँ पे मैंने प्लस CH2 लगाया, तो ये प्लस अंदर रिंग के अंदर, तो ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। लीनियर कॉन्जुगेशन मतलब ये लीनियर कॉन्जुगेशन, ठीक है। एक होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन की दोनों साइड जा सकता है वो। क्रॉस कॉन्जुगेशन में जैसे ये था अपने पास एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस और ये समझ गया। लीनियर ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेशन में अगर बात करूँ तो। फिर लीनियर वाला कि सारे लाइन से कॉन्जुगेशन में आ रहे, इस वाले में या तो ये इसी साइड जा सकता है या फिर ये उसी साइड। तो अगर मान लो चार्ज है, मैं चाहता हूँ कोई चार्ज ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाए, उतना स्टेबल,
ये चार्ज अगर यहाँ पे, बेटा सुन लो थोड़ा, ये चार्ज यहाँ पे, अगर ये चार्ज इधर जा रहा है, ठीक है, तो दो जगह बढ़ सकता है, लेकिन ये चार्ज उसी टाइम पे इधर जाने की कोशिश भी तो करता है, तो ना ज़्यादा इधर ना ज़्यादा इधर, तो ज़्यादा चांस है ना उसके कि बीच में ही रहने की कोशिश करता है, कभी इस साइड जाएगा कभी इस साइड, तो ज़्यादा मुझे यही दिखेगा बीच में, तो चार्ज अगर दिख रहा है तो अनस्टेबल, ठीक। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन सबसे कम स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल, फिर लीनियर कॉन्जुगेशन स्टेबल, फिर क्रॉस कॉन्जुगेशन स्टेबल, अगर कॉन्जुगेशंस की बात करें। क्लियर, ठीक है। अब अपन अल्कीन वाले केस में जो पढ़ते हैं स्टेबिलिटी, जेमिनल, ट्रांस, सिस। जेमिनल मतलब एक ही कार्बन से दोनों CH2 निकले, तो जेमिनल अलग अलग कार्बन से निकले तो उसको देखो जेमिनल और विसिनल बोलते हैं। अब विसिनल में दो आते हैं सिस ट्रांस, ठीक है, अगर इनको बोलना हो तो दोनों क्या है, विसिनल, विसिनिटी मतलब पास पास, और ये कौन सा है, जेमिनल। विसिनल में फिर दो आते हैं ट्रांस और सिस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ये वाला जेमिनल, ठीक है। फिर ट्रांस और फिर सिस। ट्रांस सिस के रीजन तुमको पता था ना कि दोनों अपोजिट ऐसे जाएंगे तो इनका 180 डिग्री रहेगा, तो चार्ज दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट चार्ज इसमें क्या आता है, 0। इसमें एक उधर चार्ज को धक्का दे रहा है एक इधर, तो नेट नीचे आएगा ना कुछ ना कुछ। नेट चार्ज अगर कहीं बीच में इकट्ठा हो रहा है मतलब वो उसको कोई ना कोई चार्ज आ रहा है तो अनस्टेबल ही होगा, सबसे कम वो। फिर ये इसमें ये यहाँ पे जो कुछ रहा है वो इसके साथ रेजोनेंस को इसके साथ ऐसा, इसीलिए यहाँ पे वो चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इस वाले केस में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये स्टेबल, फिर ये, ध्यान रखना, ठीक है। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अपन ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन को ऐड करना कोई भी डबल बॉन्ड, तो उससे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर कोई चीज़ मान लो पहले से कोई अल्कीन स्टेबल है, मैं बोल रहा हूँ ये अल्कीन स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है तो क्या है, हाइड्रोजन जोड़ना चाहेगा नहीं ना, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत ही कम होगी, क्योंकि हाइड्रोजन जोड़ना ही नहीं चाह रहा ना वो, जो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन जोड़ेगा उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी, ठीक। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कोई अल्कीन उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी कम, तो भाई हीट ऑफ, अच्छा। और उससे भी पहले देखते हैं, पहले पाई बॉन्ड देखा जाता है कि जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड, मान लो एक कंपाउंड है इसमें 2 पाई बॉन्ड है, एक कंपाउंड है इसमें 5 पाई बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ जुड़ने की कोशिश करेंगे, जहाँ 5 पाई बॉन्ड है, 5 को तोड़ के ज़्यादा जुड़ेंगे ना, 10 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, यहाँ 2 ही है तो 4 ही जुड़ सकते हैं, तो यहाँ कम हीट निकलेगी, यहाँ ज़्यादा। तो पहली प्रायोरिटी क्या होती है अपनी, पाई बॉन्ड, जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड उसमें हीट ज़्यादा निकलेगी, जिसमें कम उसमें हीट कम। लेकिन मान लो अगर पाई बॉन्ड सेम है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो फिर क्या देखूंगा मैं, स्टेबिलिटी देखता हूँ कि जो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल उसकी हीट कम निकलेगी, क्योंकि वो स्टेबल है तो क्यों रिएक्ट करेगा किसी से, जो कम स्टेबल उसकी हीट बहुत ज़्यादा निकलेगी, ठीक। तो पहला पॉइंट ये माना जाएगा फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे ये माना जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आया फोन में, तो वही लिखा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकलेगी। जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा। इफ द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर सेम, अगर पाई बॉन्ड सेम हो जाते हैं तो फिर मैं देखता हूँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाले बॉन्ड, इसीलिए पहले पाई बॉन्ड से देखूंगा फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या स्टेबिलिटी से देखूंगा, ठीक है। चलो अब एक और चीज आती है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये नाम अभी तक आया नहीं है तुम लोगों को, एसिडिक में पढ़ाने का था मुझे, बट ठीक है ध्यान रखो। देखो कोई भी रेजोनेंस होता है तो स्ट्रक्चर चेंज होता है ना, जैसे मान लो इसमें रेजोनेंस करो तो प्लस अभी यहाँ है डबल बॉन्ड्स, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है। अगर इसका रेजोनेंस करूँ तो ये डंडा कहाँ आएगा, यहाँ पे, और ये प्लस जंप होके कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो शेप अलग दिखा ना अभी, क्योंकि ऑर्थो पे आया प्लस। अगला रेफरेंस करेगा तो ये डंडा यहाँ आएगा और प्लस कहाँ आएगा, नीचे पैरा पे, तो शेप अलग दिखा ना। तो हर रेफरेंस के साथ शेप चेंज होता है ना, ये स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये समझ में आ रहा है। बेटा सीधे बैठो, लोरी नहीं चल रही है, इधर देखो, हर रेफरेंस के साथ शेप या स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इतना समझ में आता है। लेकिन मान लो अगर रेफरेंस हो रहा है और शेप भी चेंज नहीं हुआ, ऐसा कब होगा, देखो ये स्ट्रक्चर, अगर इसका रेजोनेटिंग बनाऊं तो ये डंडा यहाँ गिरेगा और ये माइनस कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो सेम ही तो दिख रहा है कि अलग दिख रहा है कुछ, वो माइनस हो जाएगा और ये कुछ अलग है क्या, नहीं है ना। वहाँ अभी भी ऑक्सीजन पे माइनस था और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था एक ही कार्बन से, अभी भी एक ही कार्बन से डबल बॉन्ड है और एक पे माइनस है,
ये ऊपर करूँ, ये ऊपर लगा देता हूँ। आप तो यही सोच रहे होंगे भरोसा नहीं है। ये समझ गए? तो ये दोनों सेम है कि अलग है? दोनों के स्ट्रक्चर सेम है ना। अगर मान लो प्लस पे यहाँ आता है यहाँ, तो फिर मैं बोलता कि शेप चेंज है। जैसे इसका अगर बनाऊं तो इसमें अलग दिखेगा। अभी बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव है, फिर अंदर वाले कार्बन के ऑर्थो पे पॉजिटिव आएगा, फिर पैरा पे पॉजिटिव आएगा, तो अलग अलग जगह शिफ्ट हो रहा है ना। यहाँ पे तो सेम ही है। तो जब ऐसे रेजोनेटिंग बनते हैं किसी के कि रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस होने के बाद भी शेप में कोई चेंज नहीं है, मतलब वो काम भी कर रहा है और उसको कुछ बिगड़ा भी नहीं, समझ गए ना? कि इसने रेजोनेंस भी कर दिया और इसका शेप में कुछ भी चेंज नहीं आया, जैसा था वो वैसे ही है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कोई चीज स्टेबल कब होती है? जब वो जैसी है वैसी रहे। अगर चेंज हो रही तो उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही ना थोड़ी। तो जो जैसी है वैसी रहे वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ये वाला जो एग्जांपल है, इसमें रेजोनेंस होने के बाद भी वो वैसे ही रह रहा है, तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो वही बोला जाता है कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं नॉन इक्विवेलेंट। इसका रेजोनेटिंग बना हुआ तो कैसा बनेगा देखो। लेकिन सर इसमें तो 4 रेजोनेंस बनेंगे और इसमें तो 2 ही बनेंगे। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता भाई कि उसके कितने भी बने, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे इसमें अगर ये वाला डंडा यहाँ आएगा तो माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पे डंडा यहाँ पे, और बाकी ये ऐसा ये और ये, तो इसका शेप चेंज हुआ ना। उसके कितने बनेंगे टोटल? 4, और इसके कितने बने टोटल? 2। तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसके 4 रेजोनेटिंग, फिर भी ये 2 वाला ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अभी एफिटिक में आता लेकिन है ना। तो यहाँ पे ये चीज गलती नहीं करना कि भले उधर कितने भी बन रहे हैं, लेकिन अगर इक्विवेलेंट का एक भी मिल गया ना एक्स्ट्रा, एक भी कि सेम ही आ रहे हैं जस्ट, वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। फिर ये नहीं देखेंगे कि उसके कितने बन रहे हैं, उसका 8 बने 10 बने कोई मतलब, इक्विवेलेंट अगर एक भी है कि सेम ही है रेजोनेंस होने के बाद भी ज्यादा स्टेबल। हाईली इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। ये कहीं भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है मतलब वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू अदर। वरना इसको तुम ये कर सकते थे ना, इसके तो 2 ही बनेंगे, इसके 4 बन रहे हैं, 4 ज्यादा, तो ध्यान रखना उसको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जब भी डब्बे वाला आए तो अपन सबसे पहली चीज क्या सोच सकते हैं? एरोमेटिसिटी वाला पार्ट। इसमें एरोमेटिसिटी दिख रही है, पहला वाला क्या है? 1 2 3 3 है मतलब एरोमेटिक। ये वाला 2 है तो रेजोनेंस में जाएगा, तो 2 है मतलब एंटी एरोमेटिक। 2 मतलब 2 बॉन्ड से मेरा है ना 4 इलेक्ट्रॉन, या 3 मतलब 3 बॉन्ड से और इलेक्ट्रॉन पूछे तो 6 बाई इलेक्ट्रॉन। तो अपन ने बाई इलेक्ट्रॉन से नहीं सीखा, अपने बॉन्ड से ज्यादा सिंपल पड़ता है, ठीक है। ऑड बॉन्ड मतलब एरोमेटिक, इवन बॉन्ड मतलब एंटी एरोमेटिक। और बोला था कि कोई लीनियर या ओपन स्ट्रक्चर आ जाए तो वो नॉन नहीं होता। तो ये दोनों को एरोमेटिक वाले से कंपेयर कर रहा हूँ तो ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। तो अब तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो बता सकता हूँ ना मैं। एरोमेटिक सबसे ज्यादा, फिर नॉन, फिर एंटी तो अपोज करता है। क्लियर है? ये दोनों इनमें देखो, इसमें अगर रेजोनेंस होगा तो ये माइनस यहाँ पे आएगा और ये डंडा यहाँ चले जाएगा, ठीक। इस वाले में अपन नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखते हैं, तो नेगेटिव चार्ज इसके साथ जा सकता है और ये डंडा यहाँ आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये डंडा इधर भी तो आ सकता है ना, और ये नेगेटिव है लोन पे इधर, समझ गए? तो इस साइड कहीं ना कहीं ये यहाँ और यहाँ, ये उधर ये उधर, क्रॉस कॉन्जुगेशन वाली चीज हो गई ना, मतलब कि वो इधर भी आ सकता है इधर नहीं भी आ सकता है डंडा। इस वाले में तुम्हारे लीनियर कॉन्जुगेशन में है ना, और इस वाले में कैसा है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो लीनियर और क्रॉस में पूछो तो ज्यादा स्टेबल कौन होता है? तो लिख लेना लीनियर कॉन्जुगेशन, और ये वाला कैसा है? तो लीनियर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन से, होता है कि नहीं? क्योंकि क्रॉस में उस चार्ज के बटने के चांस कम हो गए। हो सकता है पहले वो यहाँ जाना चाहता है लेकिन ये बॉन्ड यहाँ है नहीं, वो उधर चले गया,
तो माइनस चार्ज कहीं जा ही नहीं पा रहा ना, वो वही रहेगा। तो चार्ज जितना ज़्यादा दिखेगा वहाँ पे वो अनस्टेबल। यहाँ पे तो मुझे पता है कि पक्का चार्ज इधर जाना ही है, तो अगर इधर जाएगा श्योर हूँ तो ज़्यादा बढ़ने के चांस क्या है चार्ज। समझ में आया क्यों होता है वो और क्यों? ठीक है, ये वाला इन दोनों में देखो, ये बैंड कॉन्जुगेशन है और बैंड में भी 6 कार्बन वाला है। तो 6 कार्बन वाला बैंड तो पॉजिटिव नेगेटिव सब क्या होते हैं उसके अनस्टेबल। ये बैंड जैसा कुछ है ही नहीं, तो इसमें ये वाला इधर आएगा तो माइनस इस पे, ये इधर आएगा तो माइनस इस पे, और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। इसमें अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ आया तो दिक्कत है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तभी तो माइनस यहाँ जा पाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ ही नहीं सकता ना, समझ गए? तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, तो ये दिक्कत। अगर ये डबल बॉन्ड में यहाँ करूँ और चार्ज यहाँ करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा ना, और यहाँ पे इतना स्ट्रेन नहीं झेल पाएगा, तो ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे अगर ये यहाँ आता भी है ऐसा, और ये यहाँ आता भी है तो स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, ये वाला बेटा देखो, ये ऊपर वाला, इसमें देखो, इसमें देखो इधर भी जा सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ भी तो है, ये वाली चीज, सॉरी मतलब ये इधर नहीं, ये वाला है, ये लोन पे कहाँ जाएगा? इस पॉजिटिव पे। तो ये तुम्हारा बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी वाली जगह आ गई ना, है ना? ये समझ गया तुम लोग? या फिर वहाँ पे अभी जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बैक बॉन्डिंग वाला हुआ। ये अपना नॉर्मल कितने रेजोनेटिंग बनेंगे इसके? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन ये कौन सा है? तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है दोनों में से? ठीक है, भले यहाँ पे तुम ये बोल सकते हो कि ये कॉन्जुगेशन क्रॉस में जा रहा है उधर इधर, ठीक है, कि क्रॉस में जा रहा है, लेकिन एक साइड वो बैक बॉन्डिंग से है। अगर नॉर्मल क्रॉस में जाता तो मैं फिर उसको बोलता, लेकिन ये बैक बॉन्डिंग से क्रॉस में, तो बैक बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबल होता है फिर अदर वाले से, ठीक। अब ये जो अपने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़े थे वहाँ पे वैसे लिखवाया था, बट एक बार और देख लो। इलेक्ट्रोफाइल के 2 ही एक्सेप्शन है, ये दोनों न्यूट्रल और पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, जैसे H3O+ और NH4+, क्योंकि इनके खुद के कंप्लीट है सारे। 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और इसके पास भी 8 है। इसका ग्लोन पेयर तो इसके पास भी कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इनके ऑक्टेट कंप्लीट है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो नहीं है, ठीक। न्यूक्लियोफाइल उसी में Ni3 और ऊपर कुछ माइनस माइनस कुछ है नहीं यार, ऊपर कुछ माइनस माइनस भी रखा होगा। अच्छा, तो फिर उसका लोन पेयर ओपन होता है तो 8 इलेक्ट्रॉन, इसको भी लिख लो। लेकिन ये तो न्यूट्रल में आ गया ना, चलो ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज वाला एक्सेप्शन है और वो न्यूट्रल वाला है, ठीक है। Ni3 में भी क्यों? क्योंकि 3 तो इस बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन और एक इसका लोन पेयर 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास हो गए और जगह नहीं बची तो ये भी नहीं। न्यूट्रल वाले से Ni3 और पॉजिटिव वाले से ये इसका एक्सेप्शन। न्यूक्लियोफाइल का एक्सेप्शन क्या आता है? BCl4-, न्यूक्लियोफाइल का एक्सेप्शन, ठीक है। चलो अब अगला है बैक बॉन्डिंग वाला पार्ट। बैक बॉन्डिंग वाला तुमको समझ में तो आ गया ना पूरा कि बैक बॉन्डिंग होती है, इसमें नहीं होगी, बाकी तीनों में हो सकती है। इनकी एसिडिटी स्टेबिलिटी की अगर बात करो तो ये ऑर्डर तुम याद रखो। CCl3 सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा CF3, फिर आता है CBr3, फिर आता है C। इसका रीजन क्या है? ये कि बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा अच्छी किसमें होती है? 2p/2p, इसमें होगी 2p/2p। फिर किसमें होती है? 2p/3d, फिर होती है 2p/3p। ये ऑर्डर इसीलिए ऐसा है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब इन दोनों में अगर देखना मुझे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो साइज से देखते हैं ना, ऊपर से नीचे अगर साइज वाला फैक्टर अपना आता है तो ऑक्सीजन ये ऐसा,
तो जितना ज़्यादा बड़ा पे उतना ज़्यादा उसको कोई भी लोन पेयर नेगेटिव चार्ज स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल कौन होगा इन दोनों में से? ये वाला। क्लियर है? ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछो अगर तुमको इन चारों में तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? देखो किसी के पास अगर डायरेक्टली प्लस चार्ज आ रहा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स खींचना, है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स खींचना, देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो एक ऑक्सीजन नॉर्मल है, एक ऑक्सीजन का प्लस है, एक नाइट्रोजन नॉर्मल है, एक नाइट्रोजन का प्लस है। तो अगर किसी के पास प्लस चार्ज है, मान लो एक ऑक्सीजन है मेरे पास, एक ऑक्सीजन प्लस वाला है, तो है दोनों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर तो बराबर है, लेकिन इसके पास प्लस की वजह से और एक्स्ट्रा पावर आ गई ना, बहुत कमी है, तो ये पहले खींचेगा इसके कंपेयर में। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लस दोनों में नाइट्रोजन प्लस के पास ज्यादा कमी है ना, ये ज्यादा खींचेगा, तो इसीलिए प्लस वाले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नॉर्मल वालों से। तो ऑक्सीजन प्लस ज्यादा होता है N प्लस से, और फिर वो न्यूट्रल वाले आते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा होता है इससे, ये आप लोगों को पता है। इसका ऑर्डर का कुछ तो याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये नहीं करोगे कि O प्लस फिर N प्लस फिर N, ऐसा नहीं, दोनों प्लस वाले पहले फिर दोनों न्यूट्रल वाले, ठीक है? समझ में आया इतना? चलो अगला एम इफेक्ट अपने को पता है OH का ज्यादा होता है OR से, याद रखना ये चीज, या फिर आपको ध्यान रखना, कल भी आया था ऐसे क्वेश्चन। OR मतलब क्या? OCH3, ये एग्जांपल में मोस्ट कॉमनली आता है अपना। तो OH और OCH3 में पूछो तो किसका ज्यादा है? OH का प्लस में ज्यादा है, वो आराम से इलेक्ट्रॉन देता है। NH2 और NHCO और CH3 में पूछो तो किसका? NH2 का, क्योंकि इसके लोन पे आसानी से जा सकते हैं ना, इसके लोन पे तो C डबल बॉन्ड O के साथ आ जाते हैं कॉन्जुगेशन में, ये ऐसा है ना, NH3 डबल बॉन्ड O CH, तो ये लोन पेयर तो इसके साथ चले जाते हैं ना, कभी कभी इधर भी जा सकते हैं। आया कौन? ये लोन पेयर देना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं इधर खींचने वाला, तो आराम से जाते। तो प्लस में ज्यादा NH2 का होता है कंपेयर्ड NH3 का। समझ गए सभी? अब ये कभी ऐसा वाला है ना, अपन ने एरोमेटिसिटी वाले क्वेश्चन में ये मैंने अभी करवाया नहीं था क्योंकि अपने नीट में नहीं आती, बट एक एग्जांपल देख लो, कभी मान लो गलती से आ जाए, तो जब भी ऐसी बहुत सारी रिंग आ जाए और ये बीच में भी डंडे दिखे, तो अपन ने क्या बोला था? डंडों से देखते हैं। तो इसमें डंडे गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डंडे हो रहे ना, 8 बॉन्ड तो है, कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक, ठीक है। लेकिन ये जब भी ऐसे केसेस आएंगे तुम्हारे मल्टीपल रिंग्स से फ्यूज्ड वाले, मल्टीपल फ्यूज रिंग वाले केस, तो इसमें सेंटर वाले पे कभी नहीं देखते, बीच में कितने हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ साइड वालों से देखता हूँ। साइड वालों से मेरा मतलब है पेरिफेरी के जितने बॉन्ड है ना, ये इन्हीं को देखूंगा, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ये, ठीक है। तो 7 बॉन्ड है ना पेरिफेरी में, पेरिफेरी मतलब साइड में, ठीक है। तो 7 बॉन्ड मतलब क्या होता है? तो ये वाली चीज सही है, वो 8 बॉन्ड वाला नहीं करता है, ये नहीं है, ठीक है। उनमें क्या करते हैं? सी ओनली पेरिफेरल बॉन्ड्स, ये बीच वाले बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, याद रखना, तो इस वाले को नहीं काउंट करते हैं। अगर मान लो इधर और भी ऐसी रिंग छोड़ता, यहाँ पे, तो मैं फिर इसको भी नहीं करता। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? मान लो यहाँ पे मैं अगर एक और ऐसी रिंग बनाऊँ, फिर इधर भी एक और ऐसी रिंग बनाऊँ, इधर भी बनाता, तो मैं ये जो बीच के बॉन्ड आ जाते हैं ये इनको भी नहीं करता। फिर यहाँ से जो भी पेरिफेरी के होते हैं सिर्फ उन्हीं को करता हूँ। समझ गए? तो मल्टीपल फ्यूज रिंग वाले केस आए तो क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरी के बॉन्ड्स काउंट करके बताओगे एरोमेटिक है कि एंटी है, नॉन है। क्लियर? ये वाला, ये अपना भाई बैंड कॉन्जुगेशन वाला ही है, डांसिंग रेजोनेंस बैंड कॉन्जुगेशन। बैंड कॉन्जुगेशन स्टेबल होता है, उसका अगर एग्जैक्ट रीजन पूछा ना क्या है तो बोलना थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ये वर्ड ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए बैंड कॉन्जुगेशन मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। अब ये दो, इन दोनों में पूछो, देखो अपन ने पढ़ा था ये बाइफिनाइल की रिंग थी, ये फ्यूज रिंग थी 2, ठीक है। इसमें देखते थे इंडिविजुअली अगर एक भी रिंग एरोमेटिक है तो पूरा एरोमेटिक, इसमें तो टोटल सारे बॉन्ड गिन के, तो यहाँ ये भी एरोमेटिक है और यहाँ पे ये भी एरोमेटिक है, दोनों यहाँ। ये 5 बॉन्ड की वजह से
अच्छा इसमें मत कर देना है ना कि सिर्फ पेरिफेरी की गिनी है। 1 2 3 रिंग लीनियर में अगर आती है तो उसमें नहीं। अगर 3D में ऐसे आ जाती कि यहाँ एक और नीचे बना था तो सिर्फ पेरिफेरी यूज ऐसी बात। बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन इन 3 केसेस में नहीं देखना। ये 3 केसेस नॉर्मली जैसे देखते हैं वैसे। ये केस है क्योंकि ये रिंग भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक, तो इसमें ऐसे देखते थे कि इंडिविजुअल रिंग एरोमेटिक होनी चाहिए या फिर मान लो दोनों में से एक भी आती तो ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक। तो यहाँ पे अभी दोनों है तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है फिर? इसको याद करना, शायद सेकंड बता है नहीं सेकंड हाँ ये बाइफिनाइल। याद रखना अगर दोनों ही एरोमेटिक है ऐसा कुछ है तो बाइफिनाइल ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है? क्योंकि आ जाएगा तो फिर तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे रुक जाएंगे ना कि दोनों ही एरोमेटिक है, अब क्या करोगे? तो इसीलिए क्या बोलोगे बाइफिनाइल रिंग ज्यादा एरोमेटिक, ठीक है दोनों से। और ये कैसी फ्यूज वाली है? चलो कार्ब एनायन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है क्या? नेगेटिव वाला कभी भी नहीं करता है ना, नेगेटिव वाला कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए आता है। अब एक चीज और, हाइपर कॉन्जुगेशन और एम इफेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव तो हाइपर कॉन्जुगेशन करते ही नहीं है, लेकिन एम में हाइपर कॉन्जुगेशन में नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव फ्री रेडिकल एम की बात करूँ तो नेगेटिव भी लिखूंगा, एच की बात करूँ तो नेगेटिव नहीं, ठीक है? डजंट गो इनटू रेजोनेंस, अगर वो रेजोनेंस में नहीं जा रहे हैं तो एच और एम कभी नहीं लिखना। जैसे कि ये प्लस जा रहा है क्या रेजोनेंस में? नहीं। अगर ये माइनस होता तो भी नहीं जाता और फ्री रेडिकल होता तो भी नहीं जाता। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं? आई इफेक्ट, नो एच नो एम, ठीक है? नो एच इफेक्ट, नो एम इफेक्ट, ओनली अगर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो कभी भी वो चीज देखी नहीं जाती, ठीक है? नो एच इफेक्ट, नो एम इफेक्ट, ओनली आई इफेक्ट। ध्यान रखना है सब छोटी छोटी चीजें, क्लियर है? इन दोनों में अगर बात करूं ज्यादा स्टेबल कौन है? ये बैंड कॉन्फ़िगरेशन से दिख रहा है स्टेबल होना चाहिए। ये अपने नॉर्मल वही 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो ये एक्सेप्शनल केस है, अलग से ध्यान रखना। इसमें सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा अगर एक बैंड से पूछा जाए, ठीक है? हाँ 2 बैंड हो गया, बैंड वाले सबसे ज्यादा ही हो गया। ये बस गिने चुने कुछ चीजें छूट रही थी अपनी कि अगर ये आती तो तुम लोग शायद से कहीं पहुंच जाते। यहाँ पे सारा बेटा जाता, स्टेबिलिटी वाला सारा पोर्शन यहाँ पे कवर्ड है तुम लोग का, ठीक है? अब सेकंड चीज आती है अपनी क्या? एसिडिक ऑर्डर। एसिडिक और बेसिक ये 2 चीजें बचती है। तो एसिडिक ऑर्डर अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक, फिर बेसिक वाला पार्ट, ठीक है?